हेलो एंड वेलकम। जैसा कि सब लोग को याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, ठीक है ना। हमने क्यू वाले क्वेश्चन किए थे और हमने लास्ट में एक सिलेंडर वाला भी क्वेश्चन लिया था। और उस लेक्चर के एंड में हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे। वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट था कि अगर आपने किसी क्लोज सरफेस को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखा है और वो फील्ड यूनिफॉर्म है, कैसा है वो फील्ड? यूनिफॉर्म है। तो उससे नेट फ्लक्स कितना आता था? उससे नेट फ्लक्स हमेशा जीरो ही आ रहा था। हमने ये लास्ट क्लास में ऐसे हमने चेक कर लिया था। अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर मिस कर दिया हो तो काइंडली पहले आप जाके वो लेक्चर देखना, फिर आपको उसका फील आ जाएगा कि कैसे हम क्या बोल रहे हैं अभी। और आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लास्ट लेक्चर का आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई ज़्यादा तकलीफ भी नहीं करना है उसको खोजने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए, तो लास्ट लेक्चर के जो एंड में हमने कंक्लूजन लिया था ना, उसको मैंने देखो तो यहाँ पे राइट साइड में एक बार फिर से लिख दिया है, ताकि आप लोग को फिर से एक बार ये याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इससे आपका टफ से टफ क्वेश्चन भी आसान हो जाता है। कैसे होता है वो मैं आपको आज उस पर क्वेश्चन दिखाऊंगा भी, ठीक है ना। तो पहले आप लोग इसको एक बार देख लो कि ये पॉइंट क्या था फिर से, कि इफ अ क्लोज सरफेस का मतलब होता है आपका क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा, स्फेयर होगा या फिर होगा सिलेंडर, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज जीरो। हमने ये कहानी लास्ट क्लास में हमने ये चेक भी किया था। और हमने एक क्वेश्चन ऐसा भी लिया था जहां पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं था। तो हमने देखा कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं था तो नेट फ्लक्स जीरो नहीं आया था। तो नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस तभी होता है जीरो जब आपका फील्ड कैसा हो? फील्ड आपका यूनिफॉर्म हो जाए। तो आप लोग इस बात को अपने दिमाग में एकदम बहुत ही अच्छे से बैठा लेना, ठीक है ना। अच्छा, नेट फ्लक्स, उस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स था जीरो। इसका मतलब क्या हुआ था? इसका मतलब ये हुआ था कि जितना फ्लक्स उस सरफेस में अंदर आ रहा है उतना ही फ्लक्स उससे बाहर जा रहा होगा। मतलब नेट इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग फ्लक्स। इस पे हमने लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से हमने बातें कर ली थी, ठीक है ना। तो चलिए, उसको और भी उस कंसेप्ट को थोड़ा सा और भी अच्छा करने के लिए हम लोग इस पे एक क्वेश्चन और आज कर लेते हैं, क्यू वाले टॉपिक पे, ठीक है ना। तो आप लोग अपना कॉपी कलम लेके आ जाओ और मैं जो आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं पहले आप लोग खुद से उसको एक बार ट्राई करना, उसके बाद ही आप वीडियो को देखना, ठीक है ना। देखिए, तो ये हमने क्वेश्चन लिया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है कि फिर से हमने एक क्यूब लिया है। ये क्यूब की पे हम लोग इस लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हमको जहां तक उम्मीद है कि आपको क्यूब वाले क्वेश्चन पे लास्ट लास्ट लेक्चर में ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन मैंने फिर भी एक क्वेश्चन इसमें लिया है ताकि आपको थोड़ा सा और याद, अगर थोड़ा भूल गए होगे तो आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो देखो, इस क्वेश्चन में है क्या कि हमने एक क्यूब लिया है। इस क्यूब का साइड लेंथ एल है और इस क्यूब को हमने एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। और देखो, तो आपको आपको उस फील्ड का वैल्यू दिया है। फील्ड का वैल्यू क्या है? तो फील्ड का वैल्यू है E इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई जे कैप, ए प्लस बी वाई जे कैप। और यहाँ पे ए और बी ये दो पॉजिटिव कांस्टेंट है। दो क्या है? ये दो आपके ए और बी दो पॉजिटिव कांस्टेंट है, पक्का ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा सबसे पहले आपसे आपसे सवाल ये है कि क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है? क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है? तो आंसर होगा नहीं, ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि इस फील्ड का वैल्यू y पे डिपेंड कर रहा है, पक्का ना। तो अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है मतलब कि इस क्यूब से नेट फ्लक्स जीरो आपका नहीं आने वाला है, पक्का ना। अगर फील्ड यूनिफॉर्म होता तभी नेट फ्लक्स उससे जीरो आता। अब ध्यान से देखिए, तो हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में? हमसे पूछा है वही कि फाइंड फाई नेट, मतलब कि आपको इस क्यूब से नेट फ्लक्स फाइंड करना है। और मेरे को फील्ड का वैल्यू दिया है ए प्लस बी वाई जे कैप। अब ध्यान से देखो, तो जब भी मेरे को क्यूब से नेट फ्लक्स फाइंड करना होता है तो हम लोग करते क्या है कि इसके छो फेस से सेपरेटली फ्लक्स फाइंड करते हैं और फिर उसको हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं, यही ना करते हैं। फिर हम लोग इसको सिंपली ऐड करते हैं, क्योंकि क्या होता है आपके क्यूब में 6 फेस होता है। तो आप 6 फेस के लिए सेपरेटली फ्लक्स फाइंड करो और फिर सबको ऐड कर दो। बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब देखो, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अच्छे से क्या समझाया था वो देखो, मैं आपको फिर से एक बार वो बताने जा रहा हूँ। देखो क्या है, आपको कंसेप्ट यहाँ यूज करना है। सबसे पहले जब भी आपको क्यू वाला क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे पहले आप ये चेक करना कि आपका फील्ड कौन से डायरेक्शन में है। आपका फील्ड कौन से डायरेक्शन में है? तो ध्यान से देखो, तो यहाँ मेरा फील्ड क्या है? फील्ड है ओनली इन जे कैप, ओनली इन जे कैप। मतलब कि मेरा फील्ड आने वाला है ओनली इन वाई एक्सिस। कहाँ आएगा? ओनली इन वाई एक्सिस, पक्का ना। तो अगर आपका फील्ड ओनली इन वाई एक्सिस आना है मतलब कि ये जो आपका सिर्फ 2 फेज से फ्लक्स पास करने वाला है। क्या आपको बातें कुछ याद आई जो लास्ट क्लास में हमने
देखा था, अगर याद नहीं तो आप लोग ये सुन भी लो कि देखिए फ्लक्स क्या होता है कि फ्लक्स सिर्फ उसी फेस से पास करता है, फ्लक्स सिर्फ उसी फेस से पास करता है जिस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो। तो हमने यहाँ क्या देखा कि फील्ड कहाँ है, फील्ड है ओनली इन वाई एक्सिस, मतलब कि फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इस सरफेस से और ये जो नीचे वाला सरफेस है इसी दो से पास कर रहा होगा। मतलब कि चार फेस से आपका क्या आने वाला है, चार फेस से फ्लक्स जीरो आने वाला है, चार फेस से आपका फ्लक्स क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ दो फेस से आपका फ्लक्स पास करने वाला है, पक्का ना। तो इसको मैंने नाम दे दिया है फेस 5 और इसके जो जस्ट नीचे है उसको हमने नाम दे दिया है फेस 6, पक्का। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं फ्लक्स थ्रू फेस 5। देखिए तो क्या होता है फ्लक्स, यही ना, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। चलिए बहुत अच्छी बात है, ई डॉट डी एस। अब ध्यान से देखो तो हम जा रहे हैं इस जो आपका पांचवा फेस है उससे हम जा रहे हैं फ्लक्स फाइंड करने, यही ना, ये पांचवें फेस से हम जा रहे हैं फ्लक्स फाइंड करने। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि मेरे पास फील्ड का वैल्यू कितना है, फील्ड का वैल्यू है a प्लस बी वाई जे कैप, यही ना, a प्लस बी वाई जे कैप, ये मेरे पास फील्ड का वैल्यू है। ये फील्ड कैसा है, ये फील्ड है वेरिएबल। लेकिन आप अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और ध्यान से सोचो, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि ये जो आपका फेस फिफ्थ फेस है कौन सा, ये देखिए ये जो पांचवा फेस है इसके लिए क्या होगा, देखो तो इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, y का वैल्यू फिक्स आने वाला है और कितना आएगा, वो आएगा l के इक्वल टू, कितना आएगा, वो आएगा इज इक्वल टू l। मतलब कि फॉर फेस 5 y इज इक्वल टू l, मतलब कि आप बोल सकते हो कि फॉर फिफ्थ फेस वैल्यू ऑफ फील्ड इज a प्लस बी एल जे कैप, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी एल जे कैप। ये आपका आ गया फील्ड का वैल्यू किसके लिए, फिफ्थ फेस के लिए। तो ध्यान से देखो, तो हमने जहां पे ई वेक्टर था वहां हमने लिख दिया है ए प्लस बी एल और यहाँ पे हमने लिख दिया है जे कैप, यही ना। और डॉट हमको करना है क्या, डॉट हमको करना है एरिया वेक्टर से, डॉट हमको करना है एरिया वेक्टर से। तो आप बताओ कि ये जो आपका पांचवा फेस था ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, तो इसका कितना होगा, इसका कितना होगा एरिया, वही ना, उसका साइड लेंथ का स्क्वायर, मतलब कि एल स्क्वायर इज द इसका एरिया। अब आपको ये बताना होगा कि इस एरिया का किस तरफ है डायरेक्शन। तो मैंने पहले ही सीखा है कि कहाँ होता है कि इस फेस के लिए कहाँ आएगा, पॉजिटिव जे में आने वाला है इसका एरिया वेक्टर। तो देखो हमने यहाँ लिख दिया पॉजिटिव जेड में। आप जब इसको अब सॉल्व करने जाओगे तो बोलो कितना आएगा, देखो आपका ये आंसर आएगा ए एल स्क्वायर प्लस बी एल क्यू, कितना आएगा, ए एल स्क्वायर प्लस बी एल क्यू। ये आपका फ्लक्स आ गया पांचवें फेस से, ये क्या हुआ, ये आपका फ्लक्स आया है पांचवें फेस से। और ये कैसा है, देखो तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आया ना फ्लक्स का, मतलब कि यहाँ से फ्लक्स क्या हो रहा होगा, ये बाहर निकल रहा होगा सरफेस से, पक्का। तो ये हमने पांचवें फेस से फाइंड कर लिया। अब हम लोग छठे फेस से भी ऐसे ही हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखिए तो हमने फिर लिखा है कि फ्लक्स थ्रू ये छठा फेस, देखो ये वाला फेस से हम जा रहे हैं बात करने। तो ध्यान से देखिए कि इस छठे फेस के लिए क्या होगा कि इस फेस के हर पॉइंट पे y का वैल्यू आने वाला है जीरो, क्या आने वाला है, y का वैल्यू आने वाला है जीरो। क्योंकि क्या है, हमने y क्या लिया, देखो तो हमने y लिया है यहाँ से ऊपर की तरफ, कहाँ लिया है, हमने y एक्सिस लिया है यहाँ से ऊपर, मतलब जब यहाँ से आप ऊपर जाओगे तभी आपका y का वैल्यू बढ़ने वाला है। मतलब इस तरफ क्या होगा, आपका y का वैल्यू जीरो आने वाला है। मतलब कि फॉर फेस 6 y का वैल्यू आ जाएगा जीरो, y का वैल्यू आ जाएगा जीरो। तो बोलो फील्ड कितना आएगा, देखो फील्ड था a प्लस बी वाई, तो a प्लस बी इंटू जीरो जे कैप, मतलब कि फॉर छठे फेस आपका फील्ड का वैल्यू आएगा a जे कैप, पक्का ना। तो चलिए फाइंड करते हैं फ्लक्स थ्रू छठा फेस। तो फिर से वही करेंगे ई डॉट डी एस, या आप देखो तो इसको सिंपल आप ई डॉट एस भी लिख सकते हो ना। चलो क्यों हमने यहाँ पे लिखा ई डॉट एस, क्योंकि छठे फेस के लिए आपका फील्ड का वैल्यू हो गया है यूनिफॉर्म और वो कितना हो गया, वो आपका हो गया ए जे कैप, पक्का। चलो तो हमने फिर से लिख दिया ई वेक्टर आपका हो गया ए जे कैप और डॉट एस वेक्टर ना, तो फिर से आपका हो जाएगा एरिया वेक्टर। अब ध्यान से देखो तो छठे फेस का जो कहाँ आएगा, छठे फेस का जो एरिया वेक्टर आने वाला है वो आपका आने वाला है निगेटिव जे में, तो इसको हमने लिख दिया निगेटिव जे। तो मतलब कि यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस ए एल स्क्वायर, ये आपका आ गया फ्लक्स थ्रू छठे फेस। अब देखो तो मैंने पांचवें और छठे फेस से फ्लक्स फाइंड कर लिया। अब मेरे को फाइंड करना था नेट ना, तो हमने लिख दिया कि फाइंड नेट इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू फिफ्थ फेस प्लस फ्लक्स थ्रू छठा फेस। तो देखो कितना आ जाएगा, ए एल स्क्वायर प्लस बी एल क्यू माइनस ए एल स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ गया बी एल क्यू। दिस इज द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। देखो तो ये नेट फ्लक्स क्या आया, जीरो नहीं आया, क्यों, क्योंकि फील्ड आपका यूनिफॉर्म नहीं था, पक्का ना। अब ध्यान से देखो
कि ये मेरा फ्लक्स आया है BLQ, हमने फ्लक्स का यूनिट नहीं लिखा है, तो आप ये चेक कर लेना कि आपका E कौन से यूनिट में दिया था। तो आपको अगर ये जो फील्ड वेक्टर था तो अगर दिया रहता है वोल्ट पर मीटर में, फिर आपका फ्लक्स आ जाता है वोल्ट इनटू मीटर में। तो आप वो चेक कर लेना कि क्वेश्चन में कि आपका फ्लक्स कौन से फील्ड कौन से यूनिट में दिया हुआ है। ये सब कुछ समझ में आया ना। देखो हमने क्यू वाला क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, और फाइनली मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ आपके होमवर्क के लिए, आप लोग उसको घर पे खुद से सॉल्व करना, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि नहीं हुआ कि नहीं, वो आपको थोड़ा सा एक बार ऐसा दिख जाए, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। देखिए तो ये हमने आप लोग के लिए होमवर्क दिया है, ठीक है ना। ये आप लोग इसको घर पे ट्राई करना, और ये क्यूब का लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग इसको खुद से जरूर ट्राई करना, ताकि आपको जो समझ में आया है वो कंसेप्ट पूरा क्लियर है कि नहीं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखो तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने फिर से एक क्यूब लिया है, और क्यूब के मैंने जो कॉर्नर्स के नाम थे वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, और इस क्यूब का साइड लेंथ स्मॉल l है, और हमको फील्ड का वैल्यू दिया है। तो देखिए तो फील्ड क्या है, फील्ड है a प्लस बी एक्स आई कैप प्लस सी जे कैप। मतलब कि मैं आपसे अगर पूछूं कि यहाँ क्या यहाँ फील्ड यूनिफॉर्म है, तो कुछ तो आंसर होगा नहीं, यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, फील्ड आपका वेरिएबल है, क्योंकि वो देखो तो x पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर फील्ड वेरिएबल है तो इस क्यूब से नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा। और तो मेरा क्वेश्चन भी वही है कि फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि हम लोग 6 फेज से फ्लक्स फाइंड करेंगे, और फिर उसको सिंपली हम लोग ऐड कर देते हैं। यही करते हैं ना, सिंपली ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, पक्की बात है। अब देखो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी भी कर सकते हो, जो आपको कंसेप्ट पता है वो यूज करके। सुनो कैसे। देखो तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले ये चेक करना कि आपका फील्ड कौन कौन से डायरेक्शन में है। तो हमने यहाँ से चेक किया तो हमको क्या मिला, मेरा फील्ड है आई में और मेरा फील्ड है जे में। तो अगर फील्ड सिर्फ 2 डायरेक्शन में है, मतलब कि फ्लक्स सिर्फ 4 फेज से ही पास कर रहा होगा। और वो 4 फेज कौन से आएंगे, वो 4 फेज कौन से आएंगे, जिनके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या तो आई में हो या तो जे में हो। ये सबको ऐसा पता होना चाहिए। ये आपको होता है कि क्वेश्चन जल्दी करने का तरीका। मतलब कि जिस सरफेस का एरिया वेक्टर के में आ रहा हो, कहाँ आ रहा है, जिस सरफेस का एरिया वेक्टर आ रहा होगा के कैप में, उससे कोई फ्लक्स ही पास नहीं कर रहा होगा। क्योंकि मेरा फील्ड कहाँ है, देखो फील्ड है केवल आई और जे में, तो हम जब आई और जे में के से करेंगे डॉट तो वो आपका आ जाएगा जीरो। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपका अगर फील्ड है वाई और कहाँ पे एक्स में, तो आपका जो भी जिस भी एरिया वेक्टर का कहाँ डायरेक्शन के में आने वाला है, मतलब कि वहां पे आपका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो उससे फ्लक्स पास ही नहीं करेगा। या जैसे मैंने आपको समझाया था वो लाइंस बना के, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि आपका अगर फील्ड है एक्स और वाई में, तो सिर्फ या आप ऐसे समझो कि अगर आपका फील्ड है सिर्फ आई और जे में, तो सिर्फ उन्हीं फेज से फ्लक्स पास कर रहा होगा जिन फेज का एरिया वेक्टर या तो आई में आएगा या तो जे में आएगा। तो पहले आप ये चेक कर लेना कि मेरा फील्ड किस तरफ है। मतलब कि देखो तो फील्ड कहाँ पास करेगा, फील्ड आपका पास कर रहा होगा इस फेज से, इसके जो नीचे वाला फेस है उससे पास करेगा, फिर जो आपका ये राइट साइड वाला फेस से पास करेगा, और फिर जो आपका ये लेफ्ट साइड वाला से फ्लक्स पास कर रहा होगा। यही ना, मतलब इस 4 फेस से ही फ्लक्स पास कर रहा है, और 2 फेस से आपका फ्लक्स आने वाला है जीरो। तो देखो मैंने यहाँ हिंट में लिख भी दिया है कि फ्लक्स थ्रू ए बी जी एफ। देखो कौन सा फेस है, ये ए बी जी एफ। इससे क्या आने वाला है, इससे आने वाला है फ्लक्स जीरो, क्योंकि इसका जो क्या आएगा, इसका जो एरिया वेक्टर आने वाला है वो आपका आएगा प्लस के में। और इसके जस्ट जो पीछे वाला फेस है कौन सा, देखो डी सी, बोलो डी सी ओ ई, ये फेस जो आपका है, इससे भी क्या होगा, फ्लक्स जीरो ही होगा, क्योंकि उसका कहाँ आएगा, उसका आपका एरिया वेक्टर आने वाला है माइनस के में। तो इन 2 फेस से फ्लक्स पास नहीं करने वाला है, बाकी 4 फेस से फ्लक्स पास करेगा। तो आप उस 4 फेस से फाइंड कर लेना, और फिर आप उसको सिंपली ऐड कर देना। तो देखो मैंने यहाँ पे वो फ्लक्स थ्रू वो 4 फेसेस का वैल्यू हमने लिख दिया है। एक से आपका आएगा सी एल स्क्वायर, एक से आएगा माइनस सी एल स्क्वायर, एक से आपका आएगा एल स्क्वायर प्लस बी एल क्यू, और एक से आएगा माइनस ए एल स्क्वायर। जब आप इसको ऐड करोगे तो नेट फ्लक्स आपका आ जाएगा बी एल क्यू। पक्का ना। ओके, अब जरा एक बात मैं आपको और इसको समझा दे रहा हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, तो जब आप फ्लक्स फाइंड करना किससे, आप जब फ्लक्स फाइंड करना थ्रू फेस ए, देखो यहाँ पे ए डी ओ जी से, और जब आप फ्लक्स फाइंड करना थ्रू फेस बी सी ई एफ से, तो देखो यहाँ पे है क्या कि ये जो आपका ए डी ओ ए जी फेस है, इसका कहाँ आने वाला है, इसका आपका जो वेक्टर आएगा, कौन सा वेक्टर, एरिया वेक्टर, वो कहाँ आएगा, वो आपका आएगा माइनस आई में, और ये बी सी ई एफ का आपका आने वाला है प्लस जे में। तो एक मैं आपको और हिंट देना चाहता हूँ, या सिंपल तरीका देखो क्या, कि जिस तरफ आपका एरिया वेक्टर है ना, जैसे
सॉरी, तो ये आपका आएगा प्लस आई में। क्या है कि जिस तरफ आपका एरिया वेक्टर है, क्या है, जिस तरफ आपका एरिया वेक्टर है ना, सिर्फ उस तरफ वाला ही फील्ड का कंपोनेंट लेना, क्योंकि फ्लक्स उसके चलते ही आएगा। मतलब सिंपल सा कहानी मेरा ये है ना कि जब आप इस दो फेस से फ्लक्स फाइंड कर रहे हो, जब आप इस दो फ्लक्स से फाइंड करना, तो आप सिर्फ फील्ड का आई कंपोनेंट, मतलब सिर्फ आप ए प्लस बी एक्स आई कैप ही लेना, पक्का ना, क्योंकि ये जे वाले के चलते इस दो फेस से कोई फ्लक्स फाइंड पास नहीं कर रहा होगा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है ना? तो सिंपल आप करना क्या, ए प्लस बी एक्स आई कैप और डॉट जो भी आपका आएगा एरिया वेक्टर के साथ, आप जैसे हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में वैसे ही कर देना। अच्छा देखो एक बात और, फिर से जो आपका ये जो फेस है एडीओजी, आपका कौन सा फेस है एडीओजी, तो उसके लिए कितना आएगा, तो इस फेस के लिए फेस एडीओजी एक्स का वैल्यू आ जाएगा जीरो, कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा जीरो, मतलब कि इस फेस के लिए आपका फील्ड क्या आने वाला है, इस फेस के लिए आपका सिर्फ फील्ड आ जाएगा ए आई कैप। एंड फॉर फेस बी सी ई एफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा एल, मतलब कि इसके लिए आपका फील्ड हो जाएगा ए प्लस बी एल आई कैप। और देखो तो आपका जे में क्या है, जे में आपका फील्ड यूनिफॉर्म ही है, तो सिंपल आप सी जे कैप हो जाएगा दोनों फेस के लिए, जो आपका ये फेस आएगा और जो आपका ये फेस आएगा। तुम लोग सॉल्व कर लोगे ना, मेरे को भरोसा है तुम लोग सॉल्व कर लोगे। तुम लोग खुद से अब ट्राई करना, हमने बहुत सारा क्यू वाले क्वेश्चन में तुमको बहुत सारा आइडिया दे दिया है, ठीक है ना। तुम खुद से ट्राई करना, और मैंने आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप आंसर चेक कर लेना। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले तो सिंपल सा कहानी ये है कि आप चेक कर लेना कि फील्ड किस तरफ आ रहा है। फील्ड अगर आई में है, जे में है, मतलब कि जिस जिस सरफेस का एरिया वेक्टर आई और जे में आ रहा है, सिर्फ उसी से फ्लक्स पास करेगा। मतलब यहाँ पे आई और जे में चार फेस का क्या आएगा, दो फेस का आएगा आपका आई में क्या एरिया वेक्टर, और दो फेस का आएगा जे में, मतलब सिर्फ उसी चार फेस से फ्लक्स पास कर रहा होगा। और जिस अगर मान लो कि किसी एक फेस का आपका एरिया वेक्टर है आई में, मतलब कि उस सरफेस से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा वो फील्ड के आई कंपोनेंट वाले के लिए ही पास करेगा। अगर किसी सरफेस का एरिया वेक्टर जे में है तो फील्ड के सिर्फ जे कंपोनेंट के चलते ही उससे फ्लक्स पास कर रहा होगा, तो आप उसके लिए आई का वैल्यू छोड़ भी सकते हो। तो ऐसे आप क्वेश्चन को और थोड़ा इजीली कर सकते हो। एक बार आप खुद से इसको ट्राई करना, तभी आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसको लिखो क्वेश्चन को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन मैं आपको एक बार रीड आउट कर देता हूं। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस आर इफ इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज शोन इन फिगर। देखो तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है। इस डायग्राम में हमने एक हेमीस्फीयर लिया है, ठीक है ना, और इस हेमीस्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर, और इसको हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, और इस फील्ड का वैल्यू है ई, पक्का ना। अब आप एक बार ये क्वेश्चन खुद से एक बार रीड करो तो। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ओनली। हमसे इस पूरे स्फीयर से फ्लक्स नहीं पूछा है, हमसे पूछा है ओनली थ्रू कर्व सरफेस, ओनली थ्रू कर्व सरफेस। क्या मेरी बातें समझ में आई ना? आप देखो तो ये जो हेमीस्फीयर है ये क्या हुआ, ये आपका ये है, ये हुआ आपका कर्व सरफेस, ये क्या हुआ, ये हुआ कर्व सरफेस। और उसमें क्या था, उसमें एक सर्कुलर देखो यहाँ सरफेस भी था ना ऐसे। ये आपका हुआ पूरा कंप्लीट हेमीस्फीयर। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे फ्लक्स पूछा है ओनली थ्रू दिस कर्व सरफेस, ओनली थ्रू दिस कर्व सरफेस, आपसे पूरे से नहीं पूछा है। क्या मेरी बातें सबको समझ में आ रही है ना? अच्छी बात है। चलिए, तो मेरे को फील्ड कैसा है, फील्ड दिया है यूनिफॉर्म। अब हम जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, बोलिए। फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। अब मेरा सबसे पहला सवाल, क्या ये हेमीस्फीयर एक क्लोज सरफेस है? हाँ बिल्कुल सर, हेमीस्फीयर क्या होता है, एक क्लोज सरफेस होता है। मतलब कि आपको यहाँ पे एक सर्कल ऐड करना होगा इंटीग्रेशन के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात। तो मतलब कि मेरे को फ्लक्स फाइंड करना है तो मेरे को ये ई डॉट डी एस ऐसा करना होगा, यही ना, मेरे को ई डॉट डी एस करना होगा। अच्छी बात है। चलिए, क्या हम लोग ये क्या हम लोग ये तरीका यूज करने जाएंगे यहाँ पे? क्या हम लोग ये ई डॉट डी एस से फ्लक्स फाइंड करने जाएंगे? अरे नहीं, हम लोग तेज इंसान, हम लोग क्या है, हम लोग हैं स्मार्ट लोग। तो सुनो, इसको सॉल्व करने का बहुत ही एक तगड़ा तरीका है, बहुत ही एक स्मार्ट तरीका है, जो हमने जस्ट अभी सीखा है, उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। अरे सर वो कंसेप्ट क्या है? तो देखो वो कंसेप्ट ये है कि आपने अगर किसी क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है तो उससे नेट फ्लक्स कितना होता था, बोलो जरा। नेट फ्लक्स क्या होता था, जीरो। वेरी गुड। तो हम लोग उसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं कि नेट फ्लक्स थ्रू हेमीस्फीयर इज जीरो।
नेट फ्लक्स इज थ्रू हेमिस्फीयर इज पक्का जीरो। क्यों? क्योंकि हमने इस हेमिस्फीयर को कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है। और पिछला जो हमको तजुर्बा हुआ है, पिछला जो हमको एक्सपीरियंस हुआ है, हम वहाँ से बोल सकते हैं कि जब भी हम क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो उससे नेट फ्लक्स जीरो ही होता है। मतलब कि इस हेमिस्फीयर से नेट फ्लक्स जीरो ही आने वाला है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो नेट फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर इज जीरो। अब बताओ कि इस हेमिस्फीयर में कौन कौन सा सरफेस आ रहा था। एक सर्कुलर सरफेस, कौन सा बोलो, एक सर्कुलर सरफेस, और दूसरा आपका कर्व सरफेस। पक्का ना बोलिए। हाँ, क्या हो रहा है कि इस हेमिस्फीयर में दो सरफेस आ रहा है, एक सर्कुलर वाला और एक कर्व सरफेस। तो इन दोनों का मिला के फ्लक्स हुआ होगा जीरो। इन दोनों का मिला के फ्लक्स हुआ होगा जीरो। मतलब कि हो ना हो कि फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इज जस्ट निगेटिव ऑफ फ्लक्स थ्रू सर्कुलर सरफेस। बोलिए, क्या आपको मेरी बातें समझ में आई ना? वेरी गुड। मतलब कि हम लोग यहाँ पे यही तरीका यूज करने जाएंगे। अब हम इस सर्कुलर फेस से आसानी से फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। सुनो कैसे। तो ध्यान से देखो, तो ये रहा मेरा सर्कुलर फेस, ये रहा ना, देखो ये रहा मेरा सर्कुलर फेस, ये रहा मेरा सर्कुलर फेस। आप मेरे से एक बात बताओ, देखो तो, अच्छा, आप एक बार ध्यान से यहाँ पे देखना, देखो तो, मतलब कि यहाँ जो मेरा स्फीयर था ना, वो कुछ स्फीयर को देखो कुछ ऐसा है। मतलब कि इसका ये जो सर्कुलर फेस आ रहा है ना, ये जो इसका सर्कुलर फेस है, ये आपका खुला हुआ है नीचे की तरफ। ये आपका खुला हुआ है नीचे की तरफ। मतलब कि इसका जो एरिया वेक्टर आने वाला है वो कहीं आने वाला है इस तरफ। क्या आने वाला है? इस सर्कुलर फेस का एरिया वेक्टर आने वाला है इस तरफ। और इसमें फील्ड कहाँ था? इसका फील्ड है कहीं इस तरफ। पक्का ना? मतलब कि इस सर्कुलर फेस के लिए थीटा कितना आएगा? देखो थीटा आएगा 180 डिग्री। कितना आने वाला है? थीटा आने वाला है 180 डिग्री। पक्का, बहुत अच्छी बात है। और तो मतलब कि इस सर्कुलर फेस से फ्लक्स कितना होगा, बोलिए जरा। अब देखिए, तो ये जो मेरा सर्कुलर फेस है ये हो गया ओपन सरफेस। ये कैसा हो गया? ओपन सरफेस। मतलब इसके लिए हम लोग सिंपली ई डॉट डी एस अप्लाई कर सकते हैं। और फील्ड कैसा है? फील्ड आपका यूनिफॉर्म था, तो आप सिंपली इसको ई डॉट एस भी लिख सकते हो। वाह सर, क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छा। अब बताइए कि E कितना था। देखो तो E का वैल्यू था, ये हम लिख दिया E ही, फील्ड का जो वैल्यू था। एस क्या हो जाएगा? एस क्या है? एस इज द एरिया ऑफ सर्कुलर फेस। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छे। एंड इनटू कॉस 180 डिग्री। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब देखो तो मैं यहाँ से इधर आ जाता हूँ, तो ध्यान से देखो तो कॉस 180 कितना होता है? -1। मतलब कि ये आपका आने वाला है माइनस ई डॉट पाई, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, यही ना? माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर इज फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस। फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस। तो बोलो क्या हो जाएगा? फ्लक्स थ्रू कर्व फेस इज कितना? क्या होगा कि इसमें जस्ट आप ऐड कर दो नेगेटिव साइड। क्या हो जाएगा बोलो? प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये आपका हो गया आंसर। मतलब कि अगर आप इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करने जाते हैं ना, तो फिर ये आपका यहाँ इस सरफेस पे इंटीग्रेशन आपका टफ हो जाता। लेकिन मेरे पास एक कंसेप्ट था कि नेट फ्लक्स इस हेमिस्फीयर से जीरो था, हमने उसका यूज करके आसानी से फाइंड कर लिया है। तो क्या आया देखो, तो यहाँ से आया कि नेट फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस इज प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो, नेट ए फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस आया है माइनस में, और फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस आया है प्लस में। इसका मतलब क्या कि जो फील्ड लाइन जो एंटर कर रहा है वो कर रहा है एंटर थ्रू सर्कुलर फेस, और वो लीव कर रहा है थ्रू कर्व फेस। देखो ये कर्व सरफेस, ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि मेरा क्या हो रहा है, मेरा फील्ड लाइन या फ्लक्स क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है सर्कुलर फेस से और लीव कर रहा है कहाँ से, आपका कर्व सरफेस से। सबको ये समझ में आया ना आंसर ई कैसे हमने सॉल्व किया? जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यही हमने बोला कि आप जो कंसेप्ट सीखे हो वो आपका यूजफुल भी होता है, कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखो उसका यूज भी आ गया। जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं एक बार फिर से सबको बोलना चाहता हूँ कि ये जो मेरा स्फीयर था ना, ये जो हेमिस्फीयर था, तो कैसा देखो कि इसका ये फेस कहाँ था, ये फेस इसका नीचे की तरफ खुला हुआ था। यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है 2D, इसलिए आपको फील नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये आपका फेस खुला है नीचे की तरफ, ठीक है ना? मतलब कि हमने जो क्या रखा है, हमने जो हेमिस्फीयर रखा है तो रखा है अपसाइड करके ऐसे। पक्का ना? इसका जो एरिया वेक्टर आने वाला है वो आपका नीचे की तरफ कहीं ऐसा होगा। पक्का? जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? कि अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन में ये मेंशन है कि आपके पास एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर सरफेस है, और इसके कॉर्नर पे हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है। तो इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास कर रहा है आपको ये बताना है। अब मैं आपको एक बात बोल देना चाहता हूँ कि पॉइंट चार्ज के चलते फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना? तो आप ये बातें हमने पहले भी ऐसा चर्चा किया है
कि पॉइंट चार्ज का फील्ड, बहुत बच्चे ऐसा गलती करते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज यूनिफॉर्म। नहीं, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका फील्ड वेरिएबल आने वाला है, पहली बात। इस पॉइंट चार्ज का जो फील्ड होगा वो आपका होगा वेरिएबल। और सेकेंड बात जो है, सेकेंड बात जो आपका है क्या, कि ये मेरा जो स्क्वायर होता है वो क्लोज सरफेस भी नहीं होता है, क्यूब होता है क्लोज सरफेस, स्क्वायर आपका ओपन सरफेस होता है, पक्की बात ना। अब देखो, तो हमने जो भी क्वेश्चंस पहले किए हैं उसमें से इसमें डिफरेंस क्या है, कि पहले मेरे को फील्ड का वैल्यू दिया रहता था, पहले मेरे को फील्ड का वैल्यू दिया रहता था, और यहाँ पे मेरे को फील्ड का वैल्यू नहीं दिया है, मेरे को चार्ज दिया है, मेरे को चार्ज दिया है। लेकिन हमको पता है कि पॉइंट चार्ज के चलते फील्ड क्या होता है, सबको पता है ना, कि पॉइंट चार्ज के चलते फील्ड होता है E=KQ/R², ये सबको पता है, कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए, बच्चे को क्या होता है ना, कि 99% बच्चे को जैसे ही ये क्वेश्चन देखते हैं वो जाते हैं सिंपली करने क्या, ई डॉट, चलो भाई E.DS यूज करते हैं। 99% बच्चे यही करते हैं। और मेरे को जहां तक ऐसा उम्मीद है, चलो मैं गलत भी हो सकता हूं, कि आपने भी यही सोचा होगा कि हम लोग यही जाएंगे यूज करने E.DS, और जहां पे ई है वहां पे KQ/R² पुट कर देंगे। देखो, तो मेरा एक सबके लिए देखो क्या एक बहुत अच्छी बात है ना, कि जब भी ना अपने को फिजिक्स स्टडी करना होता है, देखो तो फिजिक्स एक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि हम मतलब क्या बताएं, तुम लोगों को खुद ही फील होता होगा। तो जब भी तुमको ना फिजिक्स का क्वेश्चन दिखे तो एक बार ऐसा तुम लोग सोचना कि क्या इस क्वेश्चन को हम लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं क्या, क्या हमेशा मैथमेटिकली डेरिवेशन ही ऐसा ऐसा मेरे को चाहिए, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है क्या सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्या होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन आपका लॉजिकली भी सॉल्व हो जाता है, और ये क्वेश्चन वैसा ही है, मतलब कि यहाँ पे आप अगर E.DS से करने जाओगे, आप अगर यहाँ पे E.DS से करने जाओगे तो आपको पक्का आंधी आ जाएगी, मतलब आपका आंसर हो सकता है कि गलत आ जाए, हो सकता है आप आंसर सही भी कर लो, या आपको अगर इसमें ऑप्शन दिया रहेगा तो बच्चे तुक्का मार के सही सही आंसर बोल देते हैं कि हो ना हो यही आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि आप लॉजिकली सोचो, इसको लॉजिकली देखो कैसे। चलो, तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं जा रहा हूं एक लेने एक्सपेरिमेंट, आप वो देखना, फिर देखना कि आपको कैसे आपकी दिमाग की बत्ती जल जाएगी, ठीक है ना। तो चलो लेते हैं वो एक्सपेरिमेंट, फिर ये क्वेश्चन आप देख के बोल दोगे, आपको मैथमेटिकली सॉल्व भी नहीं करना होगा। देखो, तो ये हमने लिया है एक्सपेरिमेंट, ये हमने घर में ऐसा समझाने के लिए ऐसा सोचा कि ऐसे हम इसको इजीली समझा सकते हैं। तो देखो हमने क्या लिया है, हमने एक कॉपी लिया है, देखो यहाँ पे सबको आपको एक कॉपी दिख रहा होगा, और इस कॉपी के एक कॉर्नर पे हमने अपने फोन का फ्लैश लाइट, वो जो है ना फ्लैश लाइट जो होता है, हमने फ्लैश लाइट जला के उसको रख दिया, ठीक है ना। तो ये जो आपका कॉपी है ना, आप इस कॉपी को मान लो स्क्वायर, आप इस कॉपी को मान लो स्क्वायर, और ये जो आपका लाइट सोर्स जो है ना, पॉइंट लाइट सोर्स आप इसको मान लो कि ये आपका जो लाइट सोर्स है बहुत छोटा है, पॉइंट लाइट सोर्स। तो देखो क्या है कि ये जो लाइट सोर्स है वो कहाँ है, वो है इस कॉपी के कॉर्नर पे है, मतलब कि आप मान सकते हो कि इस कॉपी के कॉर्नर पे हमने लाइट सोर्स रखा है, ठीक है ना। इस कॉपी के कॉर्नर पे हमने लाइट सोर्स यहाँ पे रखा है, देखो यहाँ पे कॉपी के कॉर्नर पे हमने, अच्छा यहाँ मैं करता हूँ ड्रॉ, ये मेरा स्क्वायर हो गया, और ये कॉपी के कॉर्नर पे लाइट सोर्स। अब ध्यान से देखो कि किसी भी पॉइंट चार्ज का जो फील्ड लाइंस होता है कैसा होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज का जो फील्ड लाइंस होता है ना, वो होता है सिमिलर सिमिलर एज अ, कि आपका अगर एक लाइट सोर्स रहे ना, मतलब कि आपका एक छोटा सा बल्ब रहे ना, तो उस बल्ब से जो लाइट निकलता है ना, वो क्या होता है, उस बल्ब से जो लाइट क्या होता है निकलता है, वो होता है सिमिलर टू द फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब मेरा सबसे सवाल ये है कि देखो, तो इस फ्लैश लाइट से या इस पॉइंट सोर्स का जो लाइट था, उससे जो लाइट निकला है, उससे जो लाइट रे निकला है, क्या वो इस कॉपी से कुछ भी पास किया है क्या, वो कॉपी से, देखो आपको उस कॉपी का इमेज बस इसलिए दिख रहा है कि ये जो लाइट जो वहां से निकला है फ्लैश लाइट से, वो आसपास से कहीं से टकरा के आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए आपको कॉपी दिख रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखो तो वो जो लाइट रे जो फ्लैश लाइट से निकला है ना, वो डायरेक्टली उस कॉपी से पास ही नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली उस कॉपी से पास नहीं कर रहा है, मतलब कि उस कॉपी से ये लाइट का फ्लक्स कितना है, लाइट का फ्लक्स जीरो था, बोलो कितना है, जीरो। अब देखो, तो इस सेम क्वेश्चन को आप सोचो ऐसा, कि ये आपका जो स्क्वायर था उसको आप मान लो कॉपी,
ये जो स्क्वायर था आप उसको मान लो कॉपी, और ये जो आपका पॉइंट चार्ज था उसको आप मान लो कि वो लाइट का सोर्स, फ्लैश लाइट, और जो इस पॉइंट चार्ज का जो फील्ड लाइंस है वो आपका सिमिलर है लाइट रे ऑफ द लाइट सोर्स। तो क्या होगा कि अगर उस कॉपी से कोई लाइट रे पास नहीं किया था, मतलब कि इस स्क्वायर से भी कोई फील्ड लाइन पास नहीं करने वाला है। तो क्या अब आपको फील आया ना कि क्या इसके लिए मैथमेटिकल किसी भी एक्सप्रेशन का जरूरत था? आप सोच के बताओ, दिल से नहीं था ना। तो आपने लॉजिकली आप सोच सकते थे, और हो सकता था कि आप जब ई डॉट डी एस से करने जाते तो आपका आंसर नहीं आता, आप फंस के रह जाते। लेकिन आपने लॉजिकली सोचा और मैंने समझाने का कोशिश किया, तब आपको ऐसा फील आ गया होगा। तो आप इस बात को याद रखना, मैं इस कहानी को फिर से आगे लेके आने वाला हूँ कि अगर स्क्वायर के कॉर्नर पे आपने चार्ज रखा है तो उस स्क्वायर से कोई फ्लक्स पास नहीं करने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि सबको ये मेरा जो समझाने का तरीका था समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना। चलो जल्दी से आप लोग इसको देख लो, तो फिर हम लोग आते हैं वापस उस क्वेश्चन पे। अब सब लोग बोलो आंसर क्या आने वाला है। हाँ, अब सब बोलेंगे कि आंसर सर, कि सर आंसर आने वाला है 0। बिल्कुल, इसका आंसर कितना आएगा? फ्लक्स थ्रू स्क्वायर इज 0। तो देखो आंसर क्या आया वो नहीं जरूरी है, आपको समझ में आया ना क्यों ऐसा आंसर हुआ, हमने क्यों कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं लिया, वो होता है जरूरी। आप फिजिक्स को फील करो, ये फील होता है, ये सीधे आपके, ये है ना, ये सीधे दिल तक पहुंचता है एकदम। तो आपको वहां तक पहुंचाना होगा, तब आपको फील आता है फिजिक्स का। जल्दी से आप इसको लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और भी करते हैं। तो देखो जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चन किया उसमें क्या, उसमें हमने कंसेप्ट जो क्या किया, हमने जो सीखा, हमको जो पता है वो हमने कंसेप्ट यूज किया। इससे पहले जो हमने हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन किया था वहां भी क्या था कि हमको कुछ कंसेप्ट पता था, हमने वो अप्लाई किया था। यहाँ पे तो हमने जस्ट अपना लॉजिक अप्लाई किया। पक्का ना? जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं डायग्राम। तो मैंने एक यहाँ पे बनाया है स्फीयर। देखो इसका हमने रेडियस पे लिया है R, और इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है Q। पक्का ना। अब हमको फाइंड करना है कि इस स्फीयर से नेट कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। ठीक है ना। अब देखो, अब इस बार इस स्फीयर से लाइंस पास कर रहे होंगे, मतलब कि इस बार फ्लक्स आपका 0 नहीं आने वाला है। ठीक है ना। इस बार अच्छा देखो, कुछ बच्चे को ये डाउट हो रहा होगा कि सर आप बोले थे कि स्फीयर को जब हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तब उससे नेट फ्लक्स 0 होता है, और आप बोल रहे हो कि यहाँ पे इस स्फीयर से नेट फील्ड 0 नहीं होगा। तो देखो, तो हमने कहा था कि जब आप स्फीयर को रखते हो यूनिफॉर्म फील्ड में, यहाँ पे पॉइंट चार्ज का फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो इस स्फीयर से आपका फ्लक्स 0 नहीं आने वाला है। पक्का ना। और ये आपका 3D फिगर होता है। ठीक है ना। तो ये आपका 3D फिगर है। तो आप अगर सेंटर पे रखे हो क्या चार्ज, तो इसका फील्ड लाइन कैसा होगा? देखो तो कुछ ऐसा ही होगा ना। इसका फील्ड लाइन ऐसा होने वाला है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फील्ड लाइन पास करेगा, तो इससे फ्लक्स आने वाला है। पक्का इससे आपका फ्लक्स आने वाला है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमने यूज किया, तो फ्लक्स क्या होगा बोलो? फ्लक्स होगा, देखो तो ये स्फीयर कैसा है, स्फीयर इज अ क्लोज सरफेस, तो हमने यूज कर लिया ई डॉट डी एस, और हमने यहाँ पे सर्कल भी ऐड किया है, क्योंकि हम लोग को जब भी फ्लक्स फाइंड करना होता है थ्रू क्लोज सरफेस तो हम लोग इंटीग्रेशन में सर्कल ऐड करते हैं। पक्का। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे फील्ड कैसा है, यहाँ पे मेरा फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। चलिए अच्छी बात है। मैंने पहले यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने पहले किया है ड्रॉ फील्ड लाइन। तो सबको पता है कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसा आता है फील्ड लाइंस? पक्का है, बोला ऐसा ही आता है ना, कि उससे क्या होता है, उससे होता है रेडियली आउटवर्ड। ये हमने पहले सीखा हुआ है, पक्की बात है। चलिए, चलो तो मैंने इस स्फीयर के इस सरफेस पे एक छोटा सा लिया एरिया। क्या लिया है? छोटा सा लिया है एरिया। आप मेरे को एक बात बताओ कि इस एरिया के लिए मैंने इसको नाम दिया है डीएस। इस एरिया के लिए फील्ड कहाँ आने वाला है? कहाँ आएगा? पक्का कहाँ आएगा? रेडियली आउटवर्ड। कहाँ आने वाला है? रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि चार्ज कैसा है? चार्ज है पॉजिटिव। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। मतलब क्या होगा कि इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए किसी भी पॉइंट पे फील्ड कहाँ होता है? फील्ड होता है उससे रेडियली आउटवर्ड। यही ना अवे जो हम लोग सीखे हैं, अवे उस पॉइंट से अवे हमेशा, तो उसको हम लोग रेडियली आउटवर्ड भी बोलते हैं। मतलब क्या होगा कि इस डीएस वेक्टर के लिए फील्ड कहाँ आने वाला है? इस तरफ कहीं आएगा, इससे अवे आएगा, ई वेक्टर। पक्की बात है। चलिए वेरी गुड। अब देखिए, तो इस डीएस वेक्टर का एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? तो बोलो कहाँ आएगा? इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ आएगा? इसी तरफ आने वाला है। कहाँ आने वाला है? इसी तरफ इसका एरिया वेक्टर भी आने वाला है, क्योंकि हम सीखे हैं कि क्या होता है, एरिया वेक्टर इज ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड। मतलब कि इस स्फीयर के लिए क्या होगा, इस स्फीयर के लिए जिस तरफ आने वाला है एरिया वेक्टर, उस तरफ ही आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये देख लिया यहाँ पे। चलिए अच्छी बात है। अब मैंने यही बात चेक किया, यहाँ पे हमने एक यहाँ पे लिया एलिमेंट, इसका एरिया हमने फिर से बोला है क्या? डीएस।
तो इस पॉइंट पे फील्ड कहाँ होगा, देखो फिर से इस पॉइंट पे फील्ड कहाँ होगा, इससे रेडियली आउटवर्ड। और इस पॉइंट पे क्या होगा, इस फील्ड का एरिया वेक्टर भी देखो तो इसी तरफ आने वाला है फिर से। मतलब क्या होगा, इस स्फीयर के हर पॉइंट पे, इस स्फीयर के हर पॉइंट पे एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर इज 0 डिग्री। मतलब कितना आने वाला है, थीटा आने वाला है आपका 0। कितना आने वाला है, थीटा आपका आने वाला है 0। मतलब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर इज 0 डिग्री। पक्की बात है, इस स्फीयर के हर पॉइंट पे, ये बात आप लोग याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है कि स्फीयर के हर पॉइंट पे, स्फीयर के सरफेस के हर पॉइंट पे क्या होता है कि एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल होता है 0। ये हम लोग आगे इसको यूज भी कर लेंगे, पक्की बात है। चलिए, तो हमने देख लिया क्या भाई कि इस स्फीयर के हर पॉइंट पे एरिया आने वाला, एंगल आने वाला है 0 डिग्री। तो हमने इसको देखो चेंज कर लिया ई डी एस कॉस थीटा के फॉर्म में, और हमने चेक कर लिया कि थीटा कितना है, थीटा है 0 डिग्री। तो हमने इसको लिख दिया ई डी एस कॉस 0 डिग्री। क्या सब लोग इससे एग्री है ना, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या था, थीटा आपका 0 ही आने वाला है, हमने यहाँ पे चेक कर लिया। तो मतलब कि हमने इस फॉर्मूला को कर लिया है रिड्यूस ई डी एस, क्योंकि क्या हो गया, कॉस 0 आपका हो गया 1। अच्छी बात है। अब जरा बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये ई क्या है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। कहां पे, इस स्फीयर के सरफेस पे ना, इस स्फीयर के सरफेस के हर पॉइंट पे। अब ध्यान से देखो, तो इस स्फीयर के हर पॉइंट का, इस स्फीयर के हर पॉइंट का डिस्टेंस, इस स्फीयर के सरफेस पे क्या है, जितने भी पॉइंट है उनका डिस्टेंस इस चार्ट से कितना है, उनका डिस्टेंस कितना है, इस चार्ट से आर है। मतलब ओहो, यहां से एक बात और निकला कि उस स्फीयर का, उस क्या था, ये जो मेरा स्फीयर है इसके हर पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से सेम है, और कितना है, आर है। मतलब कि क्या आने वाला है, इस स्फीयर के हर पॉइंट के लिए फील्ड का वैल्यू भी क्या आने वाला है, सेम आएगा। और वो कितना आएगा, वो आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या सब लोग मेरे बात से एग्री हैं, क्या सब लोग मेरे से सहमत हो ना, बिल्कुल आपको होना भी चाहिए, क्योंकि हमने क्या देख लिया कि इस जो मेरा स्फीयर था क्या है, उस स्फीयर के किसी भी पॉइंट को आप उठा लो तो क्या है, उसका उस पॉइंट चार्ट से डिस्टेंस आर ही आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है, हर पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू भी सेम आने वाला है। मतलब कि हो ना हो कि इस स्फीयर के हर पॉइंट के लिए मेरा क्या आ गया, मेरा फील्ड भी यूनिफॉर्म आ गया। तो जैसे ही फील्ड यूनिफॉर्म आ गया, मैंने उसको ले लिया इंटीग्रेशन से बाहर। देखो तो सिंपल क्या मिल गया, सिंपल मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। और क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज नथिंग बट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और कितना होता है बोलो, वो आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या सबको पता है ना 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ सर सबको पता है, चलिए वेरी गुड। अब बताओ ई कितना होगा, ई आपका हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे लिखो इसको के क्यू बाई आर स्क्वायर और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ से आता हूँ इस तरफ, देखो मैं यहाँ आ गया, इस तरफ आ गया हूँ। तो बोलिए तो फाइनल कितना आया बोलो तो, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखो क्या हुआ कि यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट, और जहाँ पे के था वहाँ आप लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है क्यू, और फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई। देखो तो क्या हुआ, 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट, मतलब नेट फ्लक्स कितना आ गया है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो कितना सिंपल वैल्यू आ गया, ये आपका आ गया है नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो रिजल्ट है, देखो ये जो रिजल्ट आपको मिला है, इस पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं, इस पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो गॉस लॉ आने वाला है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब कि जैसे ही हम लोग गॉस लॉ पढ़ लेंगे ना, तो और जैसे ही हम लोग गॉस लॉ पढ़ लेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग 1 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। तो वो जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे तब की बात है। फिलहाल हम लोग इसको, हमने किसी और तरीके से भी सॉल्व किया तो मेरे को आंसर मिला है, और आंसर कितना आया है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ लेंगे तो आप 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। लेकिन जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे तब, फिलहाल ये आप इसको ऐसे देखना, क्योंकि आपके बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आप इसको फाइंड करो फ्लक्स, पक्का ना। जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर मैं इस पर और कुछ अच्छी बातें आपको जा रहा हूँ बताने। जल्दी से आप इसको कॉपी करो। देखिए तो यहाँ पे हमने नोट्स में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। देखो तो पॉइंट क्या लिखा है हमने कि इफ अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, देन नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज q बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने अभी जस्ट सीख लिया है, पक्का ना। अच्छा देखो तो यहाँ पे फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ स्फीयर। क्या है, साइज ऑफ स्फीयर। मतलब कि ये जो फ्लक्स पास कर रहा था वो स्फीयर के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा था। मतलब कि उसका रेडियस कुछ भी हो जाए, उससे फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही आने वाला है, पक्की बात ना। मतलब कि आप छोटा स्फीयर लो, बड़ा स्फीयर लो, फ्लक्स का वैल्यू चेंज नहीं करेगा।
क्या मेरी बातें समझ में आई? क्या मेरी बातें समझ में आई? पक्की बात है, चलो अच्छी बात है। चलिए देखो तो नेक्स्ट मेरा सवाल आप लोग से देखो तो हमने पूछा क्या है कि सपोज इफ पॉइंट चार्ज Q इज नॉट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर डज आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन चेंज। इसका मतलब क्या कि अगर मैंने देखो ये अगर मैंने इस पॉइंट चार्ज को स्फीयर के सेंटर पे नहीं रखा, स्फीयर के सेंटर पे नहीं रखा, कहीं और रखा, देखो जो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमने पॉइंट चार्ज को सेंटर पे ना रख के कहीं किसी और जगह पे रखा है। तो मेरा सवाल क्या है कि क्या अब इस स्फीयर से नेट फ्लक्स जो पिछले क्वेश्चन में आया था उतना ही होगा या चेंज करेगा। मेरा सवाल ये है कि मतलब क्या इससे फ्लक्स अभी भी Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा या चेंज करने वाला है। सब लोग वीडियो को पॉज करो और सोचो। सबने सोचा ना? आप लोग किस फैसले पे पहुंचे हो? बोलो। फ्लक्स सेम होगा, फ्लक्स आपका चेंज नहीं करेगा। देखो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप उस चार्ज का पोजीशन अगर स्फीयर के अंदर रखते हो, देखो ये चार्ज मेरा हमने स्फीयर के अंदर रखा है, बस हमने उसको सेंटर से कहीं से सेंटर पे नहीं रखा है बस, लेकिन मेरा चार्ज क्या है अभी भी इस स्फीयर के अंदर ही है। तो क्या तो हमने क्या बोला कि इससे फ्लक्स आपका चेंज नहीं करेगा। तो सुनो क्यों। देखो फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स क्या होता है कि मेजर ऑफ वही होता है ना कि मेजरिंग ऑफ टोटल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, यही ना। अब बताओ मेरे को कि अगर इस चार्ज से 4 फील्ड लाइन यहाँ से निकल रहे थे, ये देखो 4 फील्ड लाइंस, कितने 4 फील्ड लाइंस निकल रहे थे। तो देखो क्या हुआ है कि इस स्फीयर से क्या हुआ है कि अगर 4 फील्ड लाइन निकल रहे थे तो क्या था, वो चारों के चारों इस स्फीयर से पास किए थे, मतलब कि इसका फ्लक्स हम बोलते हैं 4, पक्का ना, मान लिया 4। अब बताओ कि अगर मैंने सेकेंड केस में इस चार्ज को सेंटर पे ना रख के कहीं और रख दिया तो क्या होगा कि अभी भी उससे 4 फील्ड लाइन निकलेगा, पक्का ना। तो अभी भी क्या होगा उससे, देखो तो अभी भी उससे 4 फील्ड लाइन ही निकलेगा, और वो चारों का चारों फिर से क्या होगा इस स्फीयर के सरफेस से पास कर रहा है। मतलब कि अगर फील्ड लाइन जो इस स्फीयर से पास कर रहा था वो चेंज ही नहीं किया तो फ्लक्स कैसे चेंज कर सकता है, बताओ मेरे को। तो वही, इससे फ्लक्स आप चेंज नहीं करेगा, भले ही आप उस चार्ज को सेंटर पे रखो या कहीं किसी और पोजीशन पे रखो, हाँ लेकिन चार्ज अंदर होना चाहिए, तब आपका फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। आप अगर इस चार्ज को बाहर कर देते हो तब फ्लक्स सेम नहीं रहेगा, तब चेंज कर जाएगा। तो आपका अगर चार्ज स्फीयर के अंदर ही है फिर आप उसको सेंटर पे रखो या कहीं और रखो, आपका फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। सबको ये बातें समझ में आई ना? ये गोल्डन पॉइंट था, सब लोग इसको कॉपी कर लो, पक्का। चलो देखिए तो अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q which is placed at a distance x from the center of the disk. Point charge lies on the axis of the disk. देखिए तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है और इस सर्कुलर डिस्क के एक्सिस पे हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो आपको इस उस सर्कुलर डिस्क से टोटल फ्लक्स कितना पास कर रहा है आपको वो बताना है, ठीक है ना। तो देखो इस सिचुएशन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ये लिया है पिक्चर आपको, ठीक है ना। देखो तो ये रहा मेरा सर्कुलर डिस्क जिससे मेरे को फ्लक्स फाइंड करना है, ये रहा मेरा सर्कुलर डिस्क जिससे मेरे को फ्लक्स फाइंड करना है। और इस पॉइंट पे मेरा पॉइंट चार्ज है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा पॉइंट चार्ज Q है जो कि फ्लक्स क्या करेगा, जो कि फ्लक्स करेगा प्रोड्यूस, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो तो यहाँ इस पॉइंट पे हमने रखा है पॉइंट चार्ज Q, और ये जो हमने ड्रॉ किया है ये इसका फील्ड लाइंस है। कैसा है ये इसका, देखो तो ये इसका फील्ड लाइंस है, और ये आपको इस डिस्क से फील्ड लाइंस पास करता हुआ दिख भी रहा हो तो आपको यहाँ से समझने में और आसानी होगी। अब ध्यान से देखो तो मैं आपसे पूछूं कि क्या इस डिस्क के लिए इस पॉइंट चार्ज का फील्ड यूनिफॉर्म आएगा? नहीं, वो फील्ड यूनिफॉर्म नहीं आने वाला है, क्योंकि पॉइंट चार्ज का फील्ड कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना। वो स्फीयर के सरफेस पे आया था यूनिफॉर्म, जो हमने क्वेश्चन किया था वहां कुछ और बात थी, क्योंकि वहां पे स्फीयर के हर पॉइंट का पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस सेम आ रहा था। यहाँ पे वैसा नहीं होने वाला है, मतलब कि आप अगर पॉइंट यहाँ लिए हैं तब देखो क्या होगा कि ये डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, हमने अगर पॉइंट यहाँ लिया है तो ये डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, होगा ना। तो मतलब कि इस डिस्क के हर पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू सेम नहीं आने वाला है, पक्का। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया ना। और ये रहा डिस्क, और मान लो कि ये इसका होता है सेंटर, तो ये इसका हो जाएगा रेडियस r। देखो मैं यहाँ फिर करता हूँ,
ये हो जाएगा इसका रेडियस आर, ये हो जाएगा सेंटर, और ये इस पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द डिस्क। तो मेरे को क्वेश्चन में यही सब एक्सप्लेन किया हुआ है, और मेरे को इस डिस्क से वैल्यू बताना है, कितना वैल्यू, कितना टोटल फ्लक्स फाइंड कर रहा होगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है एक ऐसा पिक्चर लेके। अब हम जा रहे हैं इसको सॉल्व करने मैथमेटिकली, पक्का ना? ठीक है, जब देखिए तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि इस पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या था, फील्ड उस डिस्क के हर पॉइंट के लिए यूनिफॉर्म नहीं था। और जब भी ऐसा केस आता है तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग एक छोटा सा लेते हैं एलिमेंट, फिर उसके लिए कोई भी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करना है तो उस छोटे से एलिमेंट के लिए फ्लक्स फाइंड करेंगे, फिर हम लोग करेंगे उसका इंटीग्रेशन। सबको याद है ना, जहाँ भी होता है क्या, जहाँ भी होता है चीज वेरिएबल, वहां पे हमको करना होता है इंटीग्रेशन, छोटा सा एलिमेंट लेके, यही करते हैं ना। देखो तो फॉर अ सर्कुलर डिस्क मेरा क्या होता है एलिमेंट, फॉर अ सर्कुलर डिस्क आपका होता है एलिमेंट रिंग। क्या होता है? एलिमेंट होता है सर्कुलर रिंग। क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि फॉर अ सर्कुलर डिस्क एलिमेंट इज सर्कुलर रिंग, ठीक है ना। तो देखो वही हमने लिखा है कि टू फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द डिस्क कंसीडर एन एलिमेंटल सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस डी आर। देखो ये हमने लिया है एलिमेंटल रिंग, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमने लिया है रिंग। और क्या है इसका, कितना है इसका, देखो इसका रेडियस है स्मॉल आर और इसका थिकनेस है डी आर। तो पहले हम इस रिंग से फ्लक्स फाइंड करेंगे और फिर हम लोग करेंगे इसका इंटीग्रेशन, यही ना। चलिए अच्छी बात है। तो देखिए तो हमको अगर इस रिंग से फ्लक्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे यूज, देखिए इधर कि फ्लक्स थ्रू, लिखो यहाँ लिखा है हमने कि फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल रिंग, फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल रिंग, और इसको हमने बोला है डी फाई, ये छोटा सा फ्लक्स है। तो कितना होगा बोलिए, यही ना, ई डॉट डी एस। पक्का ये सबको पता है कि ई डॉट डी एस इज, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये साइन आप हटा दो, इंटीग्रेशन वाला साइन यहाँ पे नहीं आएगा। आप बस लिखो कि इसको ऐसा कुछ ई डॉट डी एस, यही ना। फ्लक्स थ्रू छोटा सा रिंग इज ई डॉट डी एस, पक्का ना। या फिर देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, पक्का। अच्छा देखो यहाँ पे हमने डी फाई के लिए ये साइन इंटीग्रेशन वाला यूज नहीं किया यही ना। ये साइन हम लोग तब करते हैं यूज जब हम लोग फाइंड करते हैं नेट फ्लक्स, तब ना, तब हम लोग करते हैं यूज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने इस रिंग वाले फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन यूज नहीं किया है क्योंकि हम उस छोटे से रिंग के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो अगर जब मेरे को नेट फाइंड करना हो तब हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो तो हमने लिख लिया कि फ्लक्स थ्रू द रिंग इज ई डी एस कॉस थीटा, पक्का। बताओ तो ई क्या होगा कि इस रिंग के लिए इस पॉइंट चार्ज का जो फील्ड होगा, यही ना, पक्का ना। देखो तो हमने ये लिखा है फील्ड, और इस पॉइंट चार्ज पे हमने, इस पॉइंट चार्ज का नेचर हमने लिया है पॉजिटिव। मतलब क्या होगा कि इस रिंग के लिए फील्ड क्या होगा, देखिए फील्ड होगा अवे, और देखो फील्ड कहीं इस तरफ आने वाला है, हमने इसका शो किया है डायरेक्शन। और ये जो आपका फील्ड वेक्टर है उसने इस रिंग के सेंटर और जिस पॉइंट पे चार्ज रखा था उस लाइन से कितना बनाया है एंगल, ये एंगल बनाया है थीटा, ये एंगल बनाया है थीटा, पक्का ना। ये थीटा हमने क्यों लिया है, क्यों, देखो क्या है आपका फॉर्मूला में कॉस थीटा आपको यूज करना है, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है थीटा। अब देखिए तो ये क्या हुआ कि इस पॉइंट पे देखो, तुम्हें यहाँ ये पॉइंट जो मान लो इसको पॉइंट P, तो उस पॉइंट P पे, उस पॉइंट पे फील्ड कहाँ है, देखो फील्ड आया कहीं इस तरफ। और इस रिंग का एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, देखो दो आएगा नॉर्मली आउटवर्ड, मतलब इस तरफ आपका आने वाला है एरिया वेक्टर। मतलब कि देखो ये जो एंगल है ना, ये आपका हो जाएगा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड, और देखो कितना है वो आपका थीटा ही है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे थीटा माना था कि जो एंगल यहाँ पे आया है थीटा, वही आपका आ गया है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड इज ऑल्सो एंगल थीटा, पक्का ना। ओके, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा इज द फ्लक्स। अब बताओ ई क्या होगा, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब क्या आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो तो आर क्या लेंगे, आर आपका हो जाएगा ये डिस्टेंस, और यहाँ से आर कितना होगा, देखो यहाँ से आर होगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना। देखो ये डिस्टेंस जो होगा हमने लिया है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। और इनटू ds क्या है, ds है एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, तो हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। और बताओ तो इस डायग्राम से cos थीटा कितना आएगा, देखो इस डायग्राम से आने वाला है cos थीटा इज x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा ना, ये आपका आ जाएगा cos थीटा। तो हमने इसका भी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। देखो तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से कुछ के क्यू आर स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपका यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर डी आर,
और यहाँ पे था कॉस थीटा, तो जहाँ पे कॉस थीटा है वहाँ हमने लिख दिया एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपका आ जाएगा, अच्छा जहाँ पे के है वहाँ हमने कर दिया है पुट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 पाई क्यू आर डी आर इंटू एक्स। देखो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आपका हो जाएगा आर डी आर, ये आपका हो जाएगा 2 पाई क्यू आर डी आर इंटू एक्स, और नीचे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 आएगा ना। देखो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर हाफ है, तो हमने इसको ऐड कर दिया। देखो तो ये 2 पाई से यहाँ 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा क्यू एक्स आर डी आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। पक्का यही ना, ये आपका आ गया नेट, ये आपका आ गया फ्लक्स थ्रू द एलिमेंटल रिंग, जिसका हमने नाम दिया था डी फाई। पक्का पक्का। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इस पूरे फ्लक्स, फाइंड करना है इस पूरे, कहाँ से, यही ना, हमको फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू होल डिस्क। पक्का, तो बोलो कितना होगा, मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि फाई नेट इज इक्वल टू क्या, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स आर डी आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। पक्की बात, ओके। अब चेक करो कि यहाँ पे लिमिट क्या होगा, तो तुम ध्यान से देखो, तो इस डिस्क के लिए देखो, मैं यहाँ पे फिर आता हूँ, इस डिस्क के लिए देखो तो क्या है, आपका Q कांस्टेंट हो जाएगा और X भी कांस्टेंट है। देखो क्या होगा कि आप कोई भी ले लो, यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा कि उसका सेंटर से इस चार्ज का डिस्टेंस आपका x ही आने वाला है, वो आपका यहाँ पे x इज नॉट वेरिएबल। पक्का ना, यहाँ पे क्या है वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल है रेडियस ऑफ द रिंग स्मॉल r। पक्का ना, यहाँ पे क्या है वेरिएबल, रेडियस ऑफ द रिंग स्मॉल r, क्योंकि अभी हमने लिया है ये रिंग, देखो रिंग यहाँ भी हो सकता है, हो सकता है ना, तो जैसे रिंग यहाँ पे हो जाएगा तो उसका फिर आपका रेडियस चेंज कर जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो रिंग का रेडियस है वो है वेरिएबल, मतलब कि लिमिट क्या होगा, लिमिट हम लोग क्या लेंगे, लिमिट हम लोग लेंगे फॉर द वेरिएशन ऑफ रेडियस ऑफ रिंग, और वो क्या होगा, वो होगा 0 से लेके उस डिस्क के रेडियस तक, मतलब 0 से लेके कैपिटल आर तक। तो ये मेरा हो गया लिमिट। देखो तो मैंने जो जो कांस्टेंट था उसको ले लिया इंटीग्रेशन से बाहर, तो आपका आ जाएगा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर, और ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका पावर 3/2, और ये आपका हो जाएगा 0 से कैपिटल आर तक। अब देखो तो ये इंटीग्रेशन जो मेरा है ना वो बहुत इजी नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करने के लिए कुछ और स्टेप यूज करता हूँ। एक काम करो, हाँ ये आपका आ जाएगा 2r, यहाँ पे आपका आ जाएगा dr बाई डी टी, एंड ये आपका था एक्स स्क्वायर ना, और ये है कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा 0, और यहाँ से आपका आ जाएगा 2t। तो देखो ये मतलब यहाँ से आपका आने वाला है 2r dr बाई डी टी इक्वल टू 2t, 2 से 2 कैंसल आउट, मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं r dr इक्वल टू t dt। अब आपको ये समझ में आया कि हमने ऐसा क्यों किया। देखो क्या है, जहां पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है वहां पे करो पुट टी स्क्वायर, और जहां पे आर डी आर है वहां वहां कर दो पुट डी टी डी टी। अब देखना कि आपका जो था इंटीग्रेशन वो आ जाएगा आसान फॉर्म में। तो देखो हमने ये जब इसको सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्यू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आपका 0 से आर, जहाँ पे आर डी आर है वहां पे हमने कर दिया पुट टी डी टी, और जहां पे था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वहां हमने पुट कर दिया है टी स्क्वायर। तो देखो तो इसका पावर हो जाएगा 3/2, मतलब कि यहाँ से ये आपका आने वाला है कुछ ऐसा क्यू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आ जाएगा टी डी टी डिवाइडेड बाई, यहाँ से आपका आ जाएगा टी क्यू 0 से लेके आर तक, और देखो ये आपका आ जाएगा क्यू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आ जाएगा डी टी बाई टी स्क्वायर 0 से लेके आर तक,
तो देखो ये आपका आ जाएगा क्यू एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/t², तो इसको हम लोग t⁻⁻² dt भी लिख सकते हैं। अब देखो तो ये सिंपल फॉर्म में आ गया है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, बोलो कितना, t⁻⁻² + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और ये लिमिट आपका जो था 0 से r तक वही रहेगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्यू एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट। देखो तो ये आपका आ जाएगा t⁻⁻1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका आ जाएगा -1, और ये ले 0 से r तक, या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट -1/t और 0 से r तक। पक्का ना, पक्का ना? जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करो जल्दी से, फिर हम लोग इसमें और आगे स्टेप करते हैं। अब देखिए तो ये मेरा आ गया सिंपल फॉर्म में। अब ध्यान से देखो तो हमने क्या किया था पुट, हमने किया था पुट r² + x² = t², किया था ना। मतलब t क्या हो जाएगा, वहां से t हो जाएगा √r² + x²। देखो आपको फिर से यहाँ पे t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो भी चाहिए, जो भी हमको क्वेश्चन में दिया वो हमको r और x था ना। तो आपको फिर से हमने बस t इसलिए किया था ताकि आपका इंटीग्रेशन आसान हो सके था। फिर जहाँ t था वहां पे हमको √r² + x² आपको पुट करना पड़ेगा। तो मतलब कि यहाँ से आपका आ जाएगा क्यू एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आ जाएगा -1 बाई, देखो तो √r² + x², और 0 से लेके r तक इस माइनस साइन को हटाने के लिए, इस माइनस साइन को हटाने के लिए आप लोग लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हो। ये आपका होता है इंटीग्रेशन का बेसिक रूल, ठीक है ना। मतलब कि हमने माइनस साइन हटा के और देखो लिमिट चेंज कर दिया है, तो ये हो गया। मैं इसको जब और सॉल्व करूँगा तो बोलो कितना आएगा, देखो क्यू एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट, पहले हमने पुट किया r का वैल्यू 0, तो ये आपका आ जाएगा 1/√x², और माइनस फिर आपका आ जाएगा 1/√r कैपिटल R² + x²। आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना। ये आपका आ जाएगा क्यू एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो जाएगा 1/x माइनस यहाँ से आएगा 1/√r² + x²। पक्का ना? जल्दी से इसको आप लोग कॉपी करो, फिर हम लोग और इसमें बढ़ते हैं आगे। देखो तो मैंने इसको, अब क्या था कि ये जो x है इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हो जाएगा 1 - x बाई √r² + x²। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर नेट फ्लक्स थ्रू द डिस्क। ये आपका हुआ फॉर्मूला। देखो ये फाइनली मेरे को एक्सप्रेशन मिल गया। थोड़ा सा ये टेढ़ी खीर हो गई, थोड़ा सा अपने को इसमें ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा, लेकिन आप लोग ये याद कर लेना ये रिजल्ट, क्योंकि इससे आप लोग मतलब कि टफ क्वेश्चन भी इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको अभी एक बताता हूँ एग्जांपल लेके। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखना कि अगर किसी डिस्क के एक्सिस पे हमने कोई पॉइंट चार्ज रखा है तो उस डिस्क से इतना फ्लक्स पास कर रहा होगा। यहाँ पे एक्स क्या था, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, और आर क्या था, आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, और क्यू था उस पॉइंट चार्ज का चार्ज। पक्का ना? जल्दी से इसको कॉपी करो, इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो अभी हमने जस्ट सीखा है फ्लक्स थ्रू डिस्क, उसी का यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ l एंड रेडियस r। मेरे पास एक सिलेंडर है जिसका लेंथ l है और उसका रेडियस r है, ठीक है ना। और उसके सेंटर पे देखो तो हमने उसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज q रखा हुआ है, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज क्यों रखा है, पूछा क्या है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर फेस ऑफ सिलेंडर। मतलब कि आपको इस पॉइंट चार्ज के चलते, जो कि इस सिलेंडर के सेंटर पे रखा था, इस सर्कुलर फेस मतलब कि इस फेस से और इस फेस से कितना फ्लक्स पास किया है आपको वो बताना है। पक्का ना? अब मेरे को आप एक बात बताओ कि क्या हम लोग इस सर्कुलर फेस ऑफ सिलेंडर को क्या हम लोग सर्कुलर डिस्क मान सकते हैं? बोलिए, क्या हम लोग सर्कुलर डिस्क मान सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल हम लोग उसको सर्कुलर डिस्क मान सकते हैं, हम लोग उसको सर्कुलर डिस्क मान सकते हैं। और ध्यान से देखो
तो अगर हमने इसके सर्कुलर फेस को हमने अगर सर्कुलर डिस्क मान लिया, तो अब ये पॉइंट चार्ज जो है, अब वो पॉइंट चार्ज जो है उसको हम मान सकते हैं क्या है कि इस सर्कुलर डिस्क के एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस सर्कुलर डिस्क के एक्सिस पे लाई कर रहा है। और ये पॉइंट चार्ज कहाँ था, इस सिलेंडर के सेंटर पे था। मतलब क्या होगा, इस सर्कुलर डिस्क से L/2 डिस्टेंस पे होगा। मेरी बातें तुमको समझ में आई कि नहीं है? बिल्कुल आई, बहुत अच्छी बात है। देखो तो ये हुआ कहानी ऑफ पहला सर्कुलर फेस। देखो तो कहानी होगा सिमिलर फॉर द सेकेंड सर्कुलर फेस आल्सो। सेकेंड सर्कुलर फेस को भी आप सर्कुलर डिस्क मान सकते हो। और क्या होगा, इसके लिए भी ये पॉइंट चार्ज इसके एक्सिस पे आ जाएगा और उसका भी क्या आएगा, डिस्टेंस L/2 ही आने वाला है। मतलब क्या होगा कि दोनों सर्कुलर फेस से फ्लक्स सेम होगा। तो क्यों ना हम किसी एक सर्कुलर फेस से फाइंड करके उसमें 2 से कर दें मल्टीप्लाई, तो हमको दोनों सर्कुलर फेस से मिल जाएगा। पक्का? यही बात ना, बोलो जल्दी से। बिल्कुल, तो हम लोग यही यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे। अब एक बात तुम लोगों को डाउट हो सकता है, अगर नहीं आया तो होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा कि यहाँ पे मेरा चार्ज अंदर है। मतलब क्या होगा कि इस दोनों सर्कुलर फेस से फील्ड लाइन क्या होगा, फील्ड लाइन इससे बाहर निकल रहा होगा। क्या हो रहा होगा, फील्ड लाइन इससे बाहर निकल रहा होगा। कैसा होगा, फील्ड लाइन से बाहर निकल रहा होगा। मतलब कि आपका प्लस में ही आने वाला है फ्लक्स। पक्का ना, दोनों फेस से आपका फ्लक्स प्लस में आए। पक्की बात। चलिए, तो हमने लिखा कि सर्कुलर फेस ऑफ सिलेंडर को हम लोग मान सकते हैं सर्कुलर डिस्क, और हमने लिखा कि फाई नेट थ्रू सर्कुलर फेस इक्वल टू फ्लक्स थ्रू पहला फेस प्लस फ्लक्स थ्रू सेकेंड फेस। और क्या आएगा, दोनों का सेम ही आने वाला है ना, तो मैंने लिख दिया 2 × φ1। अब देखो तो ये हम लोग φ1 फाइंड कर सकते हैं क्या, कैसे, यूजिंग फार्मूला Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1/x/√r² प्लस x², यही ना। अब बताओ तो यहाँ पे r क्या होगा, r तो यहाँ पे r ही हो जाएगा देखो, और x क्या होगा, x आपका हो जाएगा L/2। तो जल्दी से इस फॉर्मूले में x का वैल्यू L/2 पुट करो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और बताओ कि फाई नेट कितना आ रहा है सर्कुलर फेस से। जल्दी सब लोग इसको सॉल्व करो, जल्दी। देखो तो मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया। देखो तो हमने सॉल्व करने के बाद मेरा φ1 का वैल्यू ये आया, मैंने यहाँ पे लिखा है राइट साइड में। तो यहाँ से नेट फ्लक्स क्या आएगा सर्कुलर फेस से, आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ φ1। तो मैंने जब इसमें 2 से किया मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा देखो Q/ε0 1 माइनस L/√L² प्लस 4r²। पक्का ना। मतलब कि इस सिलेंडर के, इस सॉलिड सिलेंडर के दोनों सर्कुलर फेस से कितना फ्लक्स पास किया है मिला के, Q/ε0 1 माइनस L/√L² प्लस 4² जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैंने इसको इजिली सॉल्व कर लिया। पक्का ना। अब देखो इसी क्वेश्चन को, इसी पूरे कहानी को मैं एक बार फिर से लेके आऊंगा, लेकिन वो आपका जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ लेंगे। देखो इस जो हमने जो क्वेश्चन लिया ना इस टॉपिक का कि एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा है, इससे और भी एक टाइप का क्वेश्चन एराइज होता है कि देखो यहाँ हमने क्या फाइंड किया, यहाँ हमने फाइंड किया फ्लक्स इसके सर्कुलर फेस से। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आप फ्लक्स बताओ इसके ये कर्व फेस से, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ लेंगे उसके बाद ही हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिलहाल आप लोग ये ध्यान रखना। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं फिर से गॉस लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं फिर से इसको एक बार लेके आऊँगा। तो आप लोग ये फार्मूला याद रखना कैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, फिर वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है ना। मैं इस फ्लक्स वाला जो मेरा टॉपिक था मैं अभी वो करता हूँ ख़त्म। ठीक है ना। ये लेक्चर भी अभी खत्म हो जाएगा और वो फ्लक्स टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है गॉस लॉ, जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और ये फ्लक्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन गॉस लॉ पढ़ने के बाद और भी आसान हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक आप लोग ये अच्छे से एक बार कर लेना। और जो मैंने होमवर्क दिया था वो आप लोग होमवर्क भी करना, और जो जो मैंने बोला है याद करने के लिए ये क्वेश्चन को आप याद रखना। ये आपका नेक्स्ट फ्लक्स में भी आने, जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे तो भी फिर से ही हम ये इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय। सब लोग अपना ख्याल रखना और ये पढ़ जरूर लेना। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।